कलकत्ता में एक इलाका लगता है भवानीपुर, वहाँ पर एक फैमिली रहते थे। पॉश इलाका था। उनकी एक लड़की थी, स्कूल पढ़ने जाती थी। एक दिन वो आकर अपने माँ से कंप्लेन करती है, माँ नीचे बिल्डिंग का जो गार्ड है वो मुझे छेड़छाड़ करता है, मुझे हमेशा टॉर्चर करता है। ठीक दूसरे दिन वो आकर बोलती है, वो गार्ड आज मुझे फिल्म देखने के लिए बोल रहा था, फिल्म देखने जाने के लिए बोल रहा था। माँ को गुस्सा आता है और बिल्डिंग के मेंबर लोग से बात करती है, अपने हस्बैंड से भी बात करती है और आनंद फानन में उस गार्ड को हटाने के लिए आदेश पारित कर दिया जाता है। ठीक उसके दूसरे दिन उस लड़की की मर्डर कर दी जाती है। चारों ओर तहलका मच जाता है। लोगों की नज़रों में वह गार्ड दोषी करार दिया जाता है। कोर्ट भी उसे दोषी करार करता है। पुलिस वाले भी उसे अरेस्ट कर लेते हैं और अंत में उसको फांसी की सजा दी जाती है। वह एक ऐसी फांसी था जो 21वीं सदी का पहली फांसी था। पूरे दुनिया अपने पूरे देश दो भागों में विभक्त हो गया था। एक उस फांसी के पक्ष में था तो एक उसके विपक्ष में था। चलिए दोस्तों, आज इसी कहानी को हर एक बिंदु पर सिलसिलेवार ढंग से आप लोग के सामने पेश करूंगा। मैं परशुराम सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं सच का प्रहरी। दोस्तों, मेरे चैनल पर यदि आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं धनंजय चटर्जी का। 1990 की घटना है। कलकत्ता में भवानीपुर में आनंद अपार्टमेंट में एक फैमिली रहते थे। नाम था नागरदास पारेख। वो गुजरात से आकर यहाँ पर बस गए थे और यहीं पर अपना सोना चांदी का बिजनेस स्थापित कर लिया था। उनके परिवार में उनकी पत्नी जसोमती पारेख, उनका एक बेटा भावेश पारेख और एक बेटी हेतल पारेख थी। बेटी 10वीं की छात्रा थी। वह स्कूल आती जाती थी। बाप और भाई अपने बिजनेस पर ध्यान देते थे। माँ गृहिणी थी। घटना 5 मार्च 1990 की है। लड़की पढ़ कर आती है, घर में रहती है। समय 1 बजे है। 1 बजे वह घर में आ जाती है। उनके जो पापा और भाई थे वो भी अपने समय से सुबह के समय अपने ऑफिस निकल जाते हैं, अपने बिजनेस के लिए निकल जाते हैं। माँ घर में रहती है। ठीक 5:20 पर माँ बाहर जाती है। वो किसी मंदिर में पूजा पाठ करने गई थी। जब वो आती है तो वहाँ पर एक जो लिपमैन है वो बोलता है, पहले जो नीचे गार्ड रहता था जो लड़की के साथ छेड़छाड़ करता था वो ऊपर गया था। माँ बोलती है क्यों गया था ऊपर? माँ का कान खड़ा होता है। तो वह गार्ड बोलता है वो अब अपने ऑफिस में फ़ोन करने के लिए वहाँ गया था। उसमें फ़ोन सब जगह पर नहीं रहता था, उनके घर में फ़ोन था तो वो गार्ड वहाँ पर फ़ोन करने के लिए गया था। दरअसल ऐसा है कि जब वो लड़की के साथ छेड़छाड़ करता था तो इसका मीटिंग जसोमती पारेख जो थे अपने हस्बैंड से की थी और हस्बैंड ने सोसाइटी मेंबर का सहयोग लिया था। उसको निष्कासन का आदेश पारित कर दिया था। 5 मार्च 1990 को उसको दूसरे जगह पर पारस अपार्टमेंट में ड्यूटी अपॉइंटमेंट किया गया था। यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो इसी सिलसिले में बात करने के लिए वो अपने कंपनी को फ़ोन करने के लिए गया था। दोस्तों, जसोमती बहन जल्दी जल्दी ऊपर जाते हैं। ऊपर जाने के बाद जब कॉल बेल बजाते हैं तो दरवाज़ा नहीं खुलता है और बार बार बजाते हैं, नहीं खुलता है। दरवाज़ा पीटते हैं तो भी दरवाज़ा नहीं खुलता है। अब उनको शक गहरा हो जाता है। फिर वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। आसपास के फ्लैट वाले सभी उनके घर पे आ जाते हैं और सिक्योरिटी गार्ड और उन लोग की मदद से उस फ्लैट को उन लोग को तोड़ दिया जाता है। जब अंदर जाते हैं तो हेतल पारेख का बॉडी ज़मीन पर फर्श पर पड़ा हुआ दिखाई देता है। उनके सर से ब्लड रिस रहे थे, उनके प्राइवेट पार्ट से ब्लड रिस रहे थे, उनके कपड़े फटे हुए थे, उनके अंडरगारमेंट्स बाहर कहीं पड़े हुए थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था किसी ने उसके साथ बलात्कार किया है और उसकी हत्या कर दी है। फिर भी वो माँ उस बच्ची को अपने गोद में किसी तरह से उठाकर और नीचे की तरफ भागती है। डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर वहीं लिफ्ट में जाते समय उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद उसका भाई आता है। 1 घंटे के बाद भाई आता है। फिर 2 घंटे के बाद उनके पापा आते हैं। फिर उसके बाद ये सब करते करते 3 घंटा निकल जाता है। 3 घंटा के बाद पुलिस को सूचना दी जाती है इस अपार्टमेंट में यहाँ पर हमारी बेटी का मर्डर कर दिया गया है। 20-21 की संख्या में पुलिस वाले वहाँ पर पधारते हैं और इलाका भवानीपुर थाना के अंतर्गत आता था। कलकत्ता का भवानीपुर थाना के अंतर्गत एरिया आता था। आनंद अपार्टमेंट में आते हैं। वहाँ पर बारीकी से हर एक बिंदु का
जांच करते हैं, उसका सैंपल इकट्ठा करते हैं। उस समय जो भी घटना स्थल पर मिला, जैसे टूटा हुआ चेन, एक निकला हुआ बटन, अंडरगारमेंट जो इधर उधर पड़े थे, वो शरीर का बाल जो गिरा हुआ था, सबको सबूत के तौर पर इकट्ठा की जाती है, सील किया जाता है और केस दर्ज की जाती है। जब पूछा जाता है तो फैमिली लोग थे, वो सिलसिलेवार ढंग से धनंजय चटर्जी नाम का वह जो गार्ड था उसके बारे में सारे विवरण बताते हैं। वो गार्ड मुझे मेरे बेटी को छेड़छाड़ करता था, परेशान करता था, और पुलिस उस धनंजय चटर्जी के खिलाफ केस दर्ज कर लेता है और उसको गिरफ्तारी के लिए छापा मारना शुरू कर देता है। दोस्तों, टीमें गठित की जाती है और चारों तरफ लगा दी जाती है। कुछ दिनों के बाद धनंजय चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वह समय शायद मई का महीना था। मई में घटना हुआ था 5 मार्च को 1990 को। उसकी गिरफ्तारी हो जाती है मई 1990 में। उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। लगभग 2 महीने के बाद उसकी गिरफ्तारी कर ली जाती है। उसके ऊपर मुकदमा चलता है। मुकदमा चलने के बाद उसको दोषी करार दी जाती है। दोषी इस तरह से की जाती है कि ठीक उसी समय धनंजय चटर्जी को जब बताया जाता है कि तुम्हारा पोस्टिंग दूसरे बिल्डिंग में कर दी गई है, तो जिस दिन उसको पोस्टिंग पर जाना था दूसरे बिल्डिंग में, उस दिन वह उसी बिल्डिंग में, जिस बिल्डिंग में काम करता था, उसी बिल्डिंग में ड्यूटी पर था। जबकि दूसरे बिल्डिंग का जो पारस अपार्टमेंट है, जो पारस अपार्टमेंट का गार्ड को इस बिल्डिंग में आना था, विजय थापा को इस बिल्डिंग में आना था। ये गार्ड जो था धनंजय चटर्जी, उसको पारस अपार्टमेंट में जाना था। लेकिन जिस दिन ये ड्यूटी क्लियर की गई थी, उस दिन भी धनंजय चटर्जी इसी बिल्डिंग में था। और जबकि उसका ड्यूटी 6 बजे सुबह से 2 बजे दिन तक चलता था और 2 बजे के बाद उसकी छुट्टी हो जाती थी। नियमतः उसको बाहर हो जाना चाहिए था, लेकिन वो उस दिन, उस घटना के दिन उस बिल्डिंग में ही था। और ऐसा बताया जाता है वह ऊपर गया था, उस फ्लैट में, आनंद अपार्टमेंट के 3 माले का 3 अपार्टमेंट फ्लैट में गया था, जिसमें हेतल फैमिली रहते थे। वहाँ पर उसने फ़ोन करने गया था, ऐसा उनके जो नीचे दोस्त गार्ड लोग थे, ऐसा उन्होंने बयान दिया था। ठीक उसी समय गार्ड का सुपरवाइजर भी आ जाता है। वो बोलता है आज कौन ड्यूटी पर था, तो दूसरा गार्ड वाला जो रहता है दशरथ मुर्मू, वो बताता है कि आज धनंजय चटर्जी था। बोला क्यों? आज तो विजय थापा का आना था। बोला नहीं, आज वो विजय थापा नहीं आया था, इसलिए इसने ही ड्यूटी किया। जब उनके सुपरवाइजर लोग आवाज़ लगाते हैं तो कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है, कोई 3 माला से आवाज़ लगा कर बोला था कि ठीक है मैं नीचे आ रहा हूँ। वो जैसे ही नीचे आता है वो बाहर निकल जाता है और बोलता है कि आइए मैं बाहर आपसे बात करता हूँ। बाहर जब पूछा गया कि आपने उस बिल्डिंग में पारस अपार्टमेंट में ड्यूटी क्यों नहीं गया, तो उन्हें बताता है कि कुछ पारिवारिक कारण था, इसके लिए मैं वहाँ पर नहीं गया। फिर वह बाहर निकलता है और ऐसा बोलता है कि मैं फिल्म देखने चला गया था, वहाँ से अपने घर पर चला गया था, वहाँ पर हमारा भाई का जनेऊ कार्यक्रम था, उसमें चला गया था। दोस्तों, मुकदमा चलता है और कोर्ट उसे दोषी करार देता है। साक्ष्य और गवाहों पर उसे दोषी करार दिया जाता है। उस पर ट्रायल चलता है और कुछ साल जेल में रहने के बाद उसको फांसी की सज़ा मुकर्रर कर दी जाती है। फांसी की सज़ा उसको 14 अगस्त 2004 को मुकर्रर की जाती है और उसको फांसी पर लटका दिया जाता है। नाटा मलिक उसको 14 अगस्त 2004 के सुबह 4 बजे फांसी पर लटका देता है। उसका प्राण पखेरु उड़ जाता है। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी था कि धनंजय चटर्जी लास्ट समय तक यह बोलता आया, मैं निर्दोष हूँ, मैंने मर्डर नहीं किया है, मैं तो एक छोटा सा अपराध भी नहीं कर सकता हूँ कि मेरे को इस दोष में सजा दिया गया है जो मैं बेगुनाह हूँ, मैं इसके लिए दोषी हूँ ही नहीं। कुछ सालों के बाद कलकत्ता इंस्टीट्यूट के 2 शोधकर्ता आते हैं और इस पॉइंट पर, इस बिंदु पर शोध करते हैं। हर एक बिंदु को बारीकी से जांच करते हैं तो पाते हैं कि सचमुच में धनंजय चटर्जी इस घटना का दोषी नहीं है, यानी एक निर्दोष को फांसी दे दी गई थी। यदि यह सही है तो यह कानून व्यवस्था पर भी एक सवाल पैदा करता है, और यदि सही है तो फिर कानून को अपने हिसाब से काम करना देना चाहिए, उसके बीच में नहीं आना चाहिए। दोस्तों, इसके कुछ पॉइंट हैं जिस पर शक पैदा करता है कि धनंजय चटर्जी दोषी नहीं था। पहला पॉइंट होता है कि जिस समय घटना हुआ था और ठीक उसके 3 घंटे के बाद पुलिस को सूचना दी गई थी। यदि ऐसे घटनाएं हो तो उसके पापा भी 3 घंटे के बाद आए थे।
ऐसा घटनाएं में घंटा आधा घंटा में तुरंत फैमिली आ जाते हैं, तुरंत पुलिस को इतला दी जाती है, लेकिन ये घटना को 3 घंटे बीत जाने के बाद सूचना दी गई थी। दूसरी था कि ऑनर किलिंग का भी मामला हो सकता है, ऐसा लोगों को शक उस पर जा रहा था। तीसरा था कि जिस कपड़े पर वीर के सैंपल मिले थे, जिस अंडरगारमेंट पर वीर के सैंपल मिले थे, उसका फोरेंसिक रिपोर्ट जांच नहीं किया गया, जो साबित नहीं हो सका कि वीर किसका है। वो लड़की सीधी सी बात है वो विरोध की थी, जिसके नाखून से हाथ से दूसरे का विसरा वगैरह कुछ बरामद हुआ था। जब जांच हुआ तो वो भी धनंजय चटर्जी का नहीं था। ऐसे और भी बहुत सारे बिंदु हैं। गार्ड बोल रहा था कि मेरे सामने वो ऊपर गया था और 3A के फ्लैट में गया था, वो गार्ड भी हाथ खड़ा कर देता है और बोलता है कि नहीं मैं नहीं देखा था। दूसरा जो गार्ड बोल रहा था कि वो ऊपर गया था, उसका कंप्लेन आज से कुछ दिन पहले धनंजय चटर्जी ने अपने सुपरवाइजर से किया था। ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं जिस पर चर्चा बाकी था और उसे दोषी करार दिया गया था। खैर, गलत को गलत का सज़ा मिलना चाहिए, लेकिन कभी कभी हमारे न्याय प्रणाली में ऐसा भी होता है कि बेगुनाहों को भी दोषी करार दिया जाता है। इस पर हमारे न्यायिक प्रणाली को ध्यान देना चाहिए, सचेत रहना चाहिए और इस पर निष्ठा एवं कर्तव्य निष्ठा से पालन करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को अपमानित करना नहीं है, किसी को टेंशन नहीं देना है। बाकी मैं अपने इस कहानी के माध्यम से लोगों को जागरूक करता हूँ, सचेत करता हूँ और उनको बताता हूँ कि आप जहाँ भी रहिए सचेत रहिए, जागरूक रहिए, अपने आसपास लोगों पर ध्यान दीजिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, खुशहाल रहिए। इसी कामना के साथ मैं स्टोरी समाप्त करता हूँ। दोस्तों, मेरा स्टोरी यदि अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए और वीडियो को लाइक किया कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।